संधान और गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। हाँ विद्यार्थी मित्रों, आज का विषय है कालीन बहुचर्चित कवि बिहारी। हिंदी साहित्य में रीतिकाल अपने आप में एक अनूठा काव्य है और इस तरह का विभाजन भारतीय भाषाओं में केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिसकी समय रेखा सम्मत 1700 से 1900 तक रखी गई है। सवाल इस बात का है कि भक्ति काल के बाद रीतिकाल, क्योंकि भरत ने 8 ही रसों की बात की थी, लेकिन भक्ति तो कोई रस था नहीं और भारतीय भाषाओं में भक्ति काल आंदोलन जो था आया और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकालीन विशेषताएं थी उन विशेषताओं को अलग करते हुए उन्होंने रीतिकाल पर बल दिया। यहाँ हम बात करेंगे बिहारी पर। सवाल इस बात का है कि जिन विद्वानों ने गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकित काल कहा, तो रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम दिया और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम रखा श्रृंगार काल। अब बिहारी की बात की जाए तो बिहारी का जन्म मध्य देश, आजकल मध्य प्रदेश, ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में सम्मत 1660 और मृत्यु 1720। इसमें इधर उधर थोड़े हो सकते हैं, लेकिन बिहारी की केवल एक ही रचना हमारे सामने है और वह है बिहारी सतसई, जिसमें सामान्यतया 713 दोहे बताए जाते हैं। रीतिकाल की खास विशेषता श्रृंगारिकता के साथ राजाश्रयता रही है, इसलिए बिहारी भी राजा जय सिंह के दरबारी कवि रहे। सवाल इस बात का है कि सतसई लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। संस्कृत में देखा जाए तो इसे सप्तसती कहा जाता रहा है और सप्तसती आगे चलकर सतसई बनी। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहारी सतसई की बहुत सारी टीकाएँ छंदों में, कुंडलियों में, गद्य और पद्य में, इवन यहाँ तक कि उर्दू तक में मिलती हैं। अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो बिहारी सतसई की प्रथम गद्य टीका कृष्णलाल की 1662 जयपुरी मिश्रित ब्रजी में लिखी गई। चूँकि भाषा के दृष्टिकोण से हम बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लें कि टीकाएँ कौन कौन सी हैं। द्वितीय टीका मान सिंह की 1680 ईस्वी में नायिका भेद का सामान्य उल्लेख तथा अर्थ के साथ लिखी गई, यानी यहाँ पर नायिका भेद के आधार पर टीका लिखी जा रही है, लेकिन पद्य में टीका है ये। तृतीय मुख्य टीका अनवर खां की अनवर चंद्रिका को 2 कवियों ने पूरा किया, एक शुभकर्ण है और दूसरे कमल नयन ने। 1714 ईस्वी में काव्यांग की बातों को वक्ता बोधव्य अलंकार ध्वनि के आधार पर लिखी। आगे चल कर के बिहारी सतसई पर और विद्वानों ने भी बात की है। पन्ना के कर्ण कवि ने उपरोक्त कवियों को पूरा करके साहित्य चंद्रिका स्वतंत्र टीका 1737 ईस्वी में ध्वनि का विचार अनवर चंद्रिका की तरह होते हुए भी इसमें अलग है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बिहारी की प्रासंगिकता हमारे समझ में आती है। दूसरी स्थिति देखें तो अनवर चंद्रिका से भिन्न सूरत मिश्र ने दोहे छंद में अमर चंद्रिका टीका में अलंकारों का निरूपण किया है। या ईसवी खां ने 1752 ईस्वी में रस चंद्रिका में नायिका वक्ता बोधव्य अर्थ तथा अलंकार के आधार पर टीका लिखी है। हरिचरण दास ने हरि प्रकाश टीका 1777 ईस्वी में सरल भाषा में शब्दार्थ अलंकार का निर्देश किया। इसी प्रकार ठाकुर कवि ने देवकीनंदन सिंह के प्रत्यर्थ सतसैया वर्णार्थ टीका को देवकीनंदन टीका 1704 ईस्वी में लिखा। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका टीका 1811 ईस्वी में छपी, जबकि प्रभुदयाल पांडे ने आधुनिक खड़ी बोली में 1816 ईस्वी में अन्वय सरलार्थ तथा शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ टीका लिखी। ये व्यापकता रही है बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई
पर जिस तरह से भारतीय विद्वान बात कर रहे थे उसी तरह से पाश्चात्य विद्वान भी इस पर बिल्कुल फिदा थे। और जॉर्ज गियर्सन ने लाल चंद्रिका के आधार पर लाल चंद्रिका की जब टीका अंग्रेजी में तैयार की तो बिहारी की तुलना थॉमसन से दिया है जो यूरोपियन कवि थे, और ये कहा कि भारत में बिहारी के जोड़ का कोई कवि नहीं है, और मुझे ध्यान नहीं है थॉमसन के तरह का कोई कवि यूरोपियन भाषा में हो। आगे चलकर पद्म सिंह शर्मा के संजीवन भाष्य 1928 ईस्वी में बिहारी की आलोचना एवं अन्य कवियों के साथ तुलना की गई। लाला भगवान दिन की बिहारी बोधनी की सुबोधता सर्वविदित है, उन्होंने भी इस पर टीका लिखी। सतसैया पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखित 1926 ईस्वी भी द्रष्टव्य है, जिन्होंने बहुत खोजबीन करने के बाद 713 दोहे एकत्रित किए हैं, और आगे चल कर के उसमें जो भिन्न भिन्न टीकाओं में दोहे मिल रहे हैं उनका भी संपादन किया है। संस्कृत में भी बिहारी बिहार टीका का जिक्र अंबिका दत्त व्यास ने किया है, यह भी टीका उपलब्ध है। संस्कृत की दूसरी टीका का उल्लेख रत्नाकर जी ने किया है, लेकिन यह टीका देखने को मिलती नहीं है। सविता नारायण कवि ने भावार्थ प्रकाशिका गुजराती टीका 1939 ईस्वी में लिखी। यानी इस दृष्टिकोण से देखें तो बिहारी की व्याप्ति केवल हिंदी ही नहीं, केवल ब्रज भाषा ही नहीं, बल्कि गुजरात तक भी देखी जा सकती है। श्री जोशी आनंदीलाल शर्मा ने सफरंगे सतसई टीका 1815 ईस्वी में फारसी में लिखी। कवित्व सवैयों वाली सबसे पहली टीका कृष्ण कवि की 1725 ईस्वी है। दूसरी टीका जानकी प्रसाद उपनाम रसिक बिहारी या ऋषिकेश की रस कौमुदी 1870 ईस्वी द्रष्टव्य है। ईश्वर कवि ने सवैया छंद में 1940 ईस्वी में टीका लिखी। यह टीका भी अपने आप में अनूठी है, विद्वानों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हरिप्रसाद ने 1780 ईस्वी में संस्कृत में आर्यागुम्फ नाम से टीका लिखी। परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती 1868 ईस्वी में पदांतर के साथ संस्कृत टीका लिखी। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू में गुलदस्त ये बिहारी नाम से दोहों को शेरों में बड़ी इल्मियत से लिखा, यानी बड़ी कारीगरी के साथ उन्होंने दोहों को शेरों में ढाला, ये उनकी अपनी एक कला रही है। छोटू राम नामक व्यक्ति ने बिहारी सतसई को वैदक पर घटाया, परंतु ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यानी ये प्रशस्ति रही है, ये लोकप्रियता रही है बिहारी सतसई की। लाला भगवान दिन ने शांत बिहारी नाम से दोहा का अर्थ अपनी संपादित श्री विद्या में लिखा। ये भी टीका काफ़ी अच्छी है, इसे भी देखा जा सकता है। प्रसिद्ध क्रमों में सबसे पहला क्रम पुरुषोत्तम दास का 1688 में बांधा क्रम, पहले नायिका भेद, नक्शिका और अंत में नीति और भक्ति के दोहे रखे गए। कृष्णदत्त वाली कवितावली बंद टीका में स्वतंत्र क्रम है। ये टीकाएँ बिहारी सतसई पर हमें उपलब्ध होती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी बिहारी सतसई की नजाकत पर, रचनाशीलता पर, काव्य भाषा पर इतना अभिभूत हुए जो तरह तरह से विचार किया। अब सवाल इस बात का है कि बिहारी चर्चित कवि क्यों हैं? चर्चित कवि इसीलिए हैं क्योंकि 25 से भी ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई गद्य और पद्य में। अब देखा जाए तो बिहारी के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन मत छोटो लगे घाव करे गंभीर। इस आधार पर अगर बिहारी सतसई की चर्चा की जाए और रीतिकालीन विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाए और नायक नायिकाओं के जो प्रसंगोद्भावना है और नई जो प्रसंगोद्भावना हमें बराबर दिखाई दे रही हैं, उन पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो निश्चित रूप से बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के साथ रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने भले ही एक रचना लिखी हो, कई लोगों का या विद्वानों का मत यह है कि एक दोहे पर एक असरफी इन्हें मिलती थी, इसलिए राजाश्रयता के कारण इस तरह की काव्य भाषा का इन्होंने उपयोग किया। निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहारी लक्ष्य लक्षण जो परंपरा है उस परंपरा को आत्मसात करते हुए इन्होंने प्रबंध काव्य तो नहीं लिखा, मुक्तक लिखा। इनका हर दोहा अपने आप में स्वतंत्र है, और यह दोहा जो है प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा से दोहा से चलकर दोहा के रूप में हमारे सामने आता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यानी मुक्तक क्या है? चुना हुआ गुलदस्ते के समान है। जिस तरह से ड्राइंग रूम की शोभा गुलदस्ता बढ़ाता है,
या गुलदस्ता किसी को दिया जाता है, उसी तरह से मुक्तक है। दूसरी बात रामचंद्र शुक्ल ने कही कि अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल कवि होगा। अगर इन वक्तव्यों का ध्यान दिया जाए और बिहारी के दोहों का निरूपण किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे सामने श्रृंगारिकता के साथ लोकाभिज्ञान भी प्रकट होता है। आप देखें एक दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। अब इसमें रस व्यंजना के अनेकों अनुभाव दिखाई पड़ते हैं हमें, और इस निपुणता और युक्ति कौशल के साथ यहाँ पर कवि ने किया है कि जहाँ भारतीयता भी साथ झलकती है। भले ही ये बात राधा और कृष्ण के पक्ष में रही हो, लेकिन यह किसी भी नायक और नायिका के लिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए, ये आज के नायक नायिकाओं में, अगर आज के फिल्मी उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं श्रृंगार का ज़्यादा समावेश है। और यह रीतिकालीन खास विशेषता रही है जो मानवीय भावों को विभिन्न रूपों में, विभिन्न काव्य रूपों में व्यक्त करने की एक तरीका भी है। दूसरी तरफ आप देखें कि नायिकाओं के जितने प्रकार होते हैं बिहारी के यहाँ वो आपको उस रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन नायिकाएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी बिहारी ने नहीं बताया है। लेकिन उनके दोहों के द्वारा यह पता चलता है कि स्वयं दूतिका नायिका अपने नायक से क्या कहती है। आप देखें, बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। ये स्वयं दूतिका नायिका है जो वचन नायक से कहती है। अब ये इतना कठिन दोहा नहीं है जो पाठकों के समझ में न आए। यहाँ तक कि नायिकाओं के अलग अलग जो स्वरूप हैं वे स्वरूप भी बिहारी सतसई के दोहों में हमें बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जो समाज है, भारतीय परिवार है, उस भारतीय परिवार की विभिन्न उद्भावनाओं को, नवीन अनुभूतियों को काव्य भाषा में ढालते समय कवि को कहीं न कहीं मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको ख्याल भी होगा, बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये बिहारी की नजाकत है, बिहारी की काव्य भाषा है। और बिहारी ब्रज भाषा को ध्यान में रखते हुए और उस समय का जो उस समय की जो कवि समय है, काव्यानुभूति है, उस अनुभूति के साथ काव्य धरातल पर उतरते हैं। बिहारी आगे लिखते हैं, प्रोसित पत्रिका का एक चित्रण आप देखें, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो ये मेरे ही की बात। प्रोसित पत्रिका नायिका की स्थिति क्या है और नायक इन स्थितियों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, बिहारी बड़ी नजाकत के साथ, बड़ी कुशलता के साथ दोहे में पिरो कर रख देते हैं। और नायिकाएं कितनी चपल होती हैं, उनकी चंचलता कहाँ कहाँ तक है, वे अपने भावों को भारतीय परिवेश में किस तरह से छिपाती हैं, किस तरह से अभिव्यक्त करती हैं, ये अगर देखा जाए तो बिहारी में आपको देखने को मिलेगा। आप देखें नायिका किस तरह से अपने प्रेमी को देखती है, कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरत बार, कच अंगुरिन बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। यहाँ पर नायिका अपने प्रेमी को किस रूप में देखती है, क्योंकि जिस समय बिहारी सतसई लिखी गई उस समय पर भारतीय समाज मध्यकालीन था, यानी कंजेस्टेड था, रूढ़िवादी था। और रूढ़िवादी समाज में एक नायिका अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करती है, वह नायिका जो है अपने बालों को आगे करके, बालों के बीच में अंगुलियां करके नंद कुमार को देख रही है। ये विशिष्टता बिहारी में ही आपको देखने मिलेगी। बिहारी केवल श्रृंगार के कवि हैं ऐसा नहीं है, बिहारी के यहाँ प्रकृति भी है। और प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो जो पहले ऊपर दोहा हमने कहा है आपको, बैठ रही यति सघन बन पैठ सदन तनमाह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। खडमासा या 12 मासा या खड ऋतुओं का वर्णन करने के बजाय बिहारी के यहाँ अपेक्षित
भावों को व्यक्त करने के लिए अनुभूतियों का बराबर उपयोग किया गया है। आगे आप देखिए कि नायिका कितनी सुकुमार है और बिहारी उसका भी जिक्र करते, भूषण भार सवारी हैं क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाए न धर परत शोभा ही के बार। नायिका इतनी सुकुमार है कि वह आभूषणों को, जो आभूषण चाहे स्वर्ण के हों या चांदी के हों, उनको धारण करती है तो उसकी क्या दशा होती है और उसका सौंदर्य कितना बढ़ता है, ये भी सूचना बिहारी के दोहों में मिलती है। और इससे पता चलता है कि बिहारी जो नारी निरूपण है, श्रृंगार निरूपण है, श्रृंगार निरूपण में कितने सिद्ध हस्त हैं। और सिद्ध हस्तता जो है कहीं न कहीं उनकी भाषा में भी झलकती है। बिहारी के यहाँ उनकी कविता में प्रवेश करने के लिए या किसी भी काव्य को समझने के लिए बिहारी ने एक दोहा लिखा है, तंत्री नाद कवित्रस और रास रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब यंग। ये पूरा का पूरा दोहा कहीं न कहीं विरोधाभासी है, यानी विरोधाभास अलंकार भी है इसमें, लेकिन विरोधाभासी होते हुए भी इस दोहे में आप देखिए तंत्री नाद यानी तंत्री नाद वाद्य यंत्रों को सुनने के लिए, तंत्री कविता का रस समझने के लिए, तंत्री नाद कवित रस और रास रत्न और नारी प्रसंगों में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डूबता है निश्चित रूप से उसे उतना ज़्यादा ही रस की प्राप्ति होती है। बिहारी की ये काव्य कुशलता कहीं न कहीं लोक जीवन के नायक नायिकाओं के व्यवहारों के साथ काव्य रसों के आस्वादन और तंत्री वाद्य यंत्रों के आस्वादन से जोड़ कर देखते हैं और तभी तो हमें रसानुभूति होती है। ये बात बिहारी ने वो हम के दोहे में ख़ास तौर से दिखाई पड़ती है। बिहारी एक ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल की जो भी विशिष्टता है उस विशिष्टता को कहीं न कहीं अपने